लाइक ना कर सके। जैसे मैं अपनी बात खुद बताऊंगी कि मैं स्टडी में हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने दूसरा फील्ड भी चॉइस करा है, क्योंकि हर बच्चा स्टडी में नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे भिवंडी से अभी तक कोई स्पोर्ट्स पे नहीं निकला है, तो इसलिए मैंने इंडियन आर्मी की भी तैयारी शुरू की है कि हम मुस्लिम जो है हर मोअज़्ज़ज़ीन और मुतज़्ज़मीन, तमाम प्यारी तालिबात और थोड़ी देर के लिए प्यारी तालिबात और तालिबे इल्म यहाँ पर जो उनके साथ आए हुए हैं, वालदा, बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक है कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम में शिरकत की। और खाड़ीपार जैसे इलाके में तो बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यहाँ पे खाड़ीपार का एक हिस्सा रह चुकी। 2003 की बात है जब हमने यहाँ से 10th कंप्लीट किया था, और उस वक्त समदिया और राबिया अलग अलग नहीं थी, बल्कि समदिया ही थी। और उस वक्त हमारे फहीम सर वहाँ पे उस्ताद थे। आज उस्तादों के दरमियान में रहना और खाड़ीपार के लिए एक रोल मॉडल बन कर आना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जब हम अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो हमको यकीन है कि शायद यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उनकी बच्चियाँ या उनके बेटे भी इसी तरह से आगे बढ़ें इंशाल्लाह। एक छोटे से गांव में एक लड़की जिसने 5th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया और उसको स्टेट लेवल पे कबड्डी खेलने के लिए मुंतखब किया गया। और उस वक्त की बात है, ये आई थिंक 90s की बात है। वो हमारी अम्मी थे। फैमिली के जोर पर चाचा मना करेंगे, बड़े बाप मना करेंगे, इसलिए नहीं जाना बेटा। और हमारे नाना उस वक्त के सरपंच, बहुत अजीब बात है ना कि सरपंच ही रहते हुए उस फैमिली के लोग फैसले ले रहे हैं, और ऐसा होता भी है। बड़े बाप मना किए बेटा नहीं जाना है, हमको दूर नहीं जाना। उस वक्त हमारी अम्मी के दिल में क्या ख्याल आया, और आज हम सोचते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने का फैसला क्यों किया। हमारे वालिद का इंतकाल 9th स्टैंडर्ड में, जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका था। और फिर हमारी अम्मी ने उस मिशन को आगे बढ़ाना शुरू किया। हम लोग 4 बहनें माशाल्लाह और भाई। हमारी जो एल्डर सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर, उसने TMLT कंप्लीट की रईस स्कूल से। रईस स्कूल है वो जो जूनियर कॉलेज है, अभी बहुत फेमस है माशाल्लाह, और वहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे बहुत ज़ोर शोर से वहाँ जाते। उसके बाद हमने अपनी एजुकेशन अभी यहाँ पर आपने सुनी है कि डबल मास्टर है, M.Ed है। फिर हमारी छोटी सिस्टर है, हमसे जो छोटी सिस्टर है, उसने MSc इन कंप्यूटर साइंस, MCA, और उसके बाद उसने GM में अपनी प्रोफेसरिंग स्टार्ट। हम लोगों ने अपनी करियर की शुरुआत 2011 में की। स्टडी तो कर रहे थे, लेकिन कौम के लिए कुछ करना, ये हमने 2011 में सीखा। और सबसे जो छोटी सिस्टर है हमारी, वो एडवोकेट है। एडवोकेट अभी फिलहाल भिवंडी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। एक लेडी के लिए वो अगर वो कर सकती है, तो यहाँ पर बैठे हुए तमाम वालिद और इवन वालिदा जो बहुत मशहूर है माशाल्लाह, और अपने बच्चियों के साथ यहाँ पर, बेटों के साथ यहाँ पर आए हैं, तो वो लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज इस तरह नहीं थी जिस तरह की अब है। और उस वक्त अम्मी ने हम लोगों को ये सिखाया था, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, कि बेटा हर चीज अपनी मेहनत से हासिल करना। और फिर उसके बाद हमने कहीं पढ़े थे कि बेहतरीन लुकमा वो है जो मेहनत से हासिल किया जाए। मेहनत पता है क्या है? मेहनत वो है जो हम पढ़ कर गए हैं, उस पर यकीन रखना। मेहनत पता है क्या है? सुबह में जब दिल ना करे फिर भी उठना और स्टडी करें। मेहनत पता है क्या है? अपने यकीन पर यकीन रखते हुए पीछे मुड़ के बिना देखना, सिर्फ खुद का पेपर लिखना, किसी से पूछना भी नहीं। जो तुम्हारे उस्ताद ने पढ़ाए, जो तुम्हारे टीचर से बताए, बस उतना ही करके आओ। और हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत काफी है। ये जो हम लोग पूछ पूछ के बहुत ज़्यादा परसेंटेज
कोशिश करो, जो आपने किया है, जो आपने पढ़ा है उतना ही लिखो, उतना ही पढ़कर आओ। आपकी मेहनत हर जगह पे रंग लाई। और एक बात बताती चलूं, थोड़ा सा शुरुआत में बहुत जज्बात में आ गए। अजमत शाह जो है वो हमारा स्टूडेंट है, शायद उसको याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्टूडेंट इस मुकाम पर माशाल्लाह। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो एडवोकेट बन गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह वालिद बन गए, बहुत अच्छे इंसान है। तालीम का बुनियादी मकसद है अच्छे इंसान बनना। अच्छा इंसान वो होता है जो इंसानियत की मदद करता है, दूसरों की मदद करता है अच्छे इंसान बनने में। यहाँ पर नहीं गणना नहीं, बहुत सारे ऐसा इंसान जो दूसरों को भी भलाई की तरफ राग़िब है, सिर्फ अपने तक नहीं रहना, दूसरों तक भी पहुँचाना है बेटा। और हम ये भी कहना चाहेंगे आप लोगों को कि मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वक्त की पाबंदी करें, और वक्त की पाबंदी आप लोग नमाज से सीखें। नमाज बहुत ज़रूरी है बेटा, जो हमको बहुत सारी बुराइयों से रोकती है बेइंतहा। आप लोग फज्र पढ़े, ये ना सोचे कि ईशा में बहुत सारी रकात, अब फ़र्ज से हाथ नहीं छुड़ा सकते, अपने फ़र्ज को याद रखिए आप लोग सब। और एक बात जहन में रखिए हमेशा कि आपके बड़े जो भी आप लोग के फैसले करेंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। Still, I didn't recognize you. मैडम ने काफी अच्छी बात करी और मुझे सुन के अच्छा लगा कि मैं उनके पास पढ़ा हूँ। शायद अब बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, उम्र में बड़ा हो गया हूँ, खाली पहचान नहीं पा रहा हूँ शायद, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैडम। तो इसके साथ साथ जैसे मैडम ने बताया कि वक्त की पाबंदी, तो उससे याद आया जब हमने प्रोग्राम शुरू किया आज ही के दिन, तो एक उस बच्ची को हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे कि प्रोग्राम का टाइमिंग 10 बजे था, लेकिन इस प्रोग्राम में एक बच्ची जो है 9:50 पर इस प्रोग्राम में अकेले आई हुई थी। तो उस बच्ची को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और उसको जो है ट्रॉफी से नवाजा। प्लीज आ जाओ। इस बच्ची का नाम, तो बच्ची आपका नाम बताए? डोमिनिका सौम्या। शी इज अ गर्ल who joined us very early today in the function. Very congratulations. इस शेयर के साथ जो है मैं प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहूंगा। हम लोग जरा भी हैं समझदार तो जागें, हम लोग जरा भी हैं समझदार तो जागें, काबिदा सिपाही से हिफाजत नहीं होती। काबिदा का मतलब पता है कि किसी को? सोया हुआ सिपाही। तो एक बार फिर से शेर पढ़ूंगा। हम लोग जरा भी हैं समझदार तो जागें, हम लोग जरा भी हैं समझदार तो जागें, काबिदा सिपाही से हिफाजत नहीं होती। तो इसके साथ जो है मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और हमारे सर जुनैद सर को जो आवाज दूंगा कि वो आए और जो है हमारी खिदमत में जो है अपने अल्फाज को कहें। जुनैद सर। स्टेज पर मौजूद ओहदेदारान, डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अजमत भाई, उनका फ़ोन आया, सर आपसे मुलाकात करनी है। तो मुझको लगा कि कोई पेरेंट्स हो सकता है कुछ पूछने के लिए। तो फिर आगे उन्होंने बताया मकसद कि हम लोग खाड़ी पार में इस तरह का प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि बोले ऐसे स्टूडेंट जो तालीम छोड़ रहे हैं या तालीम की तरफ उनको राग़िब करना। तो और अभी जिस तरह अजमत भाई बोल रहे थे कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, ऐसी कोई बात नहीं, जब भी आप बुलाओगे दौड़ते आएंगे हम लोग। और जैसे सर तमाम बातें तो हो चुकी और मैं इतना अच्छा बोलता नहीं, और एक्चुअल में कैसा है कि काम वर्क, प्रैक्टिकल वर्क में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कुछ बातें जैसे बोल रहे थे तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कहानियाँ कुछ असर करती हैं हमारे दिमाग पर। कि एक कहानी आपने बचपन से सुनी होगी कछुए और खरगोश की, कि एक कछुआ होता है, खरगोश होता है, दोनों बोलते हैं चलो आज रेस लगाते हैं। और कछुआ चलता है, खरगोश भागते भागते आगे जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है।
और कछुआ अपनी चाल चलते 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 मेहनत से वो फिनिश पॉइंट पे पहुंचता है और जीत जाता है। खरगोश उठता बोला अरे मैं तो हार गया। खरगोश बोलता है फिर रेस लगाई जाएगी। फिर दोनों की रेस शुरू होती है और खरगोश बगैर रुके फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है और जीत जाता है। तो बाद में मालूम पड़ा बोले अब खरगोश जीता और कछुआ जीता। कछुआ फिर कहता बोले अब फिर रेस लगाई जाएगी, लेकिन रास्ता मैं इंतखाब करूंगा। और रास्ता इस तरह करता है कि वो नदी के पार जाना है। और जब रेस शुरू होती है तो खरगोश नदी के पार से दूर जाते जाते काफी टाइम लगता है और कछुआ पानी में से निकलकर आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। अब दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि जीता कौन हारा कौन। तो बात ये तय होती है कि न तू जीता न मैं जीता। अगर रास्ता सीधा होगा तो तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और रास्ता पानी का होगा तो कछुआ बोलता है तो मेरी पीठ पे बैठ जाना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि देखो आपके साथ में जो है तो स्टूडेंट आपका जो दोस्त है उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी और कुछ खराब चीजें होंगी, और आप में भी कुछ अच्छी चीजें होंगी और खराब चीजें होंगी। तो खराब चीजों को हटाओ और उसकी अच्छी चीजों को अपनाओ, उससे मदद लो, और अपनी खराब चीजें हटाकर अच्छी चीजों से उसकी हेल्प करो। और जो बच्चे 10वीं में एग्जाम दे रहे हैं तो मैं उनके कुछ हिदायत दूंगा कि आपको पेपर में पहले 10 मिनट जो मिलता था वो पेपर के आखिर में 10 मिनट, यानी आपका अगर 3 घंटे का पर्चा है तो आपको नेट 3 घंटे 10 मिनट मिलने वाले हैं। तो काफी अच्छा, अगर तुम टाइम मैनेज करते हो तो एग्जाम के टाइम से 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचे। हॉल टिकट का जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों रखे, और खास तौर से ओरिजिनल। इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से पेपर करें। अभी मैं कुछ दूसरी इस तरह की हिदायत और आपके स्टडी के ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बस टाइम बिल्कुल 4 तारीख से, किसी के 3 तारीख से, और 12वीं के तो पेपर भी शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर देखा मैं जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। तो एक अच्छी चीज ये होती है कि अगर सुना भी होगा आपने कि घर में अगर एक पढ़ी लिखी माँ है तो वो एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं होती। तो वो चीज देखने मिली, अच्छा लगा मुझको। और इसके साथ ही मैं सिर्फ दुआई कलमात के साथ में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें हर इम्तिहान में कामयाबी दे। और यहाँ पे मुझको बुलाया उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। और एक बात ये थी कि मैडम ने बोला कि रईस हाई स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल कैसा होता है कि जब परसेंटेज सीट अब लिमिटेड कर दी 80 सीट, और 80 सीट के अगर 100-150 लोग आ रहे हैं तो उसमें हाई परसेंटेज वालों को ही लिया जाता है। लेकिन एक आसान है कि अगर गर्ल्स, देखो आर्ट्स का जो शोभा है वो गर्ल्स के लिए रखा गया है खास तौर से। और आर्ट्स की ऐसी बात नहीं कि साइंस से तो बहुत ज्यादा लोग तरक्की करेंगे, कॉमर्स वाले कम करेंगे और आर्ट्स वाले बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो वहां पर आसानी से आर्ट्स में एडमिशन मिल जा रहा है। तो और इसके अलावा देखो जहाँ पर कॉमर्स की या दूसरी बात है, भिवंडी एक चीज अच्छी है कि सब एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर आपको कॉमर्स के ताल्लुक से कैरियर गाइडेंस का किसी भी फील्ड की कोई नॉलेज इसकी और मालूमात की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। और अजमत भाई से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और या कभी ऐसा ये 10वीं और 12वीं का एग्जाम हो जाए सर, तो एक प्रोग्राम और रखिए, खास तौर से स्ट्रीम वाइज हम बताने के लिए तैयार रहेंगे ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी। ठीक है, चलो शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर कुछ 2-4 बच्चे बचे थे, उनको इनाम देके फिर सवाल जवाब का शुरू करते हैं। सिर्फ उनको इनाम दें। जी जी। तो मैं शाजिया सैयद को आवाज देना चाहूंगा। ये प्रोफेसर हैं, इनको जो स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अगर वो हमारे दरमियान मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पर आएं और जो है मेहमान से दरखास्त है कि उन्हें जो है बिल पेश करें। शाजिया सैयद। इसके बाद जो है मैं एक और हमारी मेहमान निशा शेख, जो HSC टॉपर रही है 2008 में,
अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज तशरीफ लाएं स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया निशाना, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है इसके साथ जो है हमारी एक बहन इशरत भी मौजूद है यहाँ पे, जो अभी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है मैथमेटिक्स में। शी इज वेरी एक्सपर्ट। ये बच्चों को ट्यूशन भी अभी पढ़ा रही है और ये अपने स्कूल में जो है टॉपर भी दे चुकी हैं, तो उनको मैं आवाज देना चाहूंगा स्टेज पर। इशरत प्लीज आए स्टेज पर। तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे इस खाड़ी पार के ग्रामीण में जो है चंद जवानों की फिक्र से आज इतना बड़ा मुद्दा इकट्ठा हुआ है और काफी पढ़े लिखे लोग। हमें ऐसा लगता था कि हमारे इलाके में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। जैसा कि भी मैडम बता रहे थे कि हमारे इस ग्रामीण में अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि हमारी मैडम जो है हम BA किए हुए हैं, हम BSc किए हुए हैं, उनके भाई इंजीनियर्स किए हुए हैं। तो उनको जो है मुझे मेरा गाना भी याद आ गया कि मेरी सिस्टर ने भी जो है BPS किया हुआ है। उस प्रोग्राम में आना चाहती थी लेकिन वो आ नहीं पाई। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरी सिस्टर यहाँ पर बैठी हुई BDS किया हुआ है, मेरा भाई मौलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाड़ी पार में बहुत अमला जमा करने का मकसद यही था, ये सारे लोगों को यहाँ पर लाने का मकसद यही था कि हमारे खाड़ी पार में बहुत तबका ऐसा है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे खाड़ी पार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्रीम अमला जिसे कहते हैं हम, कि कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी में है, कोई टेक्नीशियंस है, MBA किया हुआ है, चार्टेड अकाउंट है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास टाइम नहीं था, हमको इन्विटेशन दिए बट वो किसी मशरूफियत की वजह से आ नहीं पाए। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की रहनुमाई की अगर जरूरत पड़ती है, किसी भी फील्ड में जाना है, सर ने बहुत सारी लाइन बताई है, तो अगर उसके अलावा भी आपको किसी फील्ड में जाना है तो आप हमारी नाके पर जो है एकता चौक पर ऑफिस है, वहां पर हम जो है सुबह से लेके शाम तक सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो आप आए, अपने सवालात को लेकर आए, अपने क्वेश्चंस को लेकर आए, ताकि वहां पर जो है आपके जो है सवालात का जो है आपकी मुश्किलात आसान कर सके। उसी के साथ साथ जो है मैं इस सेशन को जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ रुजू करने से पहले हमारे वजीर भाई जो है ये सदिया सैयद को आवाज देना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए। शी इज अ प्रोफेसर एक्चुअली। हमने ये प्रोग्राम काफी कम दिनों में अरेंज किया है, इसके लिए तैयारियां काफी मुकम्मल भी नहीं हुई है, कुछ चीजें अधूरी भी रही है और पहली बार कर रहे हैं तो काफी गलतियां भी हो रही है। तो इंशाअल्लाह अगली बार करेंगे तो गलतियों को दुरुस्त करते हुए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ जो है मैं वजीर भाई को जो है आवाज देना चाहूंगा। उंगलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक, उंगलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक, जिंदगी खुद ही बनती है सहारों से नहीं। वजीर भाई। आप आए और जो है अपने एक दो अल्फाज, एक दो शेर से जो है इस प्रोग्राम को जो है, ये जो है हमारे जो है छोटे छोटे प्रोग्राम में जो है एक आध दो शायरी जो है इनकी काफी जो है फेमस है हमारे इलाके में। तो आपसे दरखास्त है कि तो एक दो शायर बोलकर वक्त कम है और अपने शायर को खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले मैं सर को बता दूं, मेरा नाम वजीर नहीं मोहम्मद हुसैन शौकत शेख है और मैं यहाँ पे दक्कन समाज के इमरान शेख साहब, वसीम साहब और ये जो कार्यक्रम रखे इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी चंद बातें कह के और बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने सबने अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन मैं आपको एक वाक़या ऐसा बताऊँगा जो हमारे इस खाड़ी पार का है, तो आप लोग के दिल में और आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। कि वो कहते हैं ना, हाथों की लकीरों में किस्मत ढूंढते थे गालिब, हाथों की लकीरों में किस्मत ढूंढते थे गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते गालिब। मैं एक दिन खाड़ी पार इस नए ब्रिज के पास बाथरूम है, वहां गया था और एक बच्चा इंग्लिश अखबार पढ़ रहा था। आज से बहुत साल पहले की बात है ये। और वो बच्चा इंग्लिश अखबार पढ़ रहा था
अजान हो रही है, जरा 2 मिनट के लिए शायद मैं रुक जाऊं तो बेहतर रहेगा क्या, है ना? और अपनी बात खत्म करूंगा। दक्कन समाज के जो इमरान शेख साहब है, इनका हर जगह इस तरह से काम है और ये कुछ ना कुछ काम ढूंढते और करते रहते हैं। इनकी सोच ऐसी है कि जब तक जिंदा हूं तो सोचता हूं अपने शहर वासियों के लिए कुछ ऐसा कर गुजर जाऊं। इमरान साहब की सोच ऐसी है कि जब तक जिंदा हूं तो सोचता हूं अपने शहर वासियों के लिए कुछ ऐसा कर गुजर जाऊं कि मरने के बाद भी उनकी यादों में फिर से एक बार मैं इमरान शेख समझ के नजर आऊं। एक जोरदार ताली हमारे इमरान शेख साहब के लिए। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से उनके माँ बाप का सपना टूट गया और बच्चों का पढ़ाई से रिश्ता टूट गया। ये बात सही है कि नहीं? जरा एक बार हाथ तो बोलिए, है ना? तो हमारे इमरान शेख साहब और वसीम भाई जो ये कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो इनकी सोच ऐसी है कि एक एक बच्चा पढ़ ले और तालीम याफ्ता बन जाए और अपने माँ बाप के लिए और अपने शहर के लिए कुछ अच्छा रोशन नाम कर जाए। तो एक शेर अर्ज करके और मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि तूफान से लड़ने के लिए मैंने एक आंधी बनाई है, तूफान से लड़ने के लिए मैंने एक आंधी बनाई है। नए अंग्रेज आए, उनसे लड़ने के लिए हर एक बच्चे को मैंने गांधी बनाई है। ये शेर अर्ज करके मैं अपना तहे दिल से इमरान शेख, वसीम भाई और जो कार्यक्रम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और बच्चों को सबसे पहले एक आखिरी एविडेंस देके खत्म करूंगा कि बच्चों, कलम और कलम की शाही को शाही मत समझना, कलम और कलम की शाही को शाही मत समझना। अगर ये अपनी औकात पे आ जाए तो अखबार की औकात बदल देती है। कलम और कलम की शाही को शाही मत समझना, अगर ये अपनी औकात पे आ जाए तो अखबार की औकात बदल देती है। हम और तुम चीज क्या, ये तो हुकूमत बदल देती है। गरीबों को जेल और अमीरों को बेल है। बच्चों, ये मैं नहीं कहता, है तो सारा इस कलम का खेल है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नईम शेख साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए, जिन्होंने जो है हमारी एक आवाज पे इस प्रोग्राम को जो है, इस हॉल को जो है हमें जो है प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम से। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है हमारी बातों को समझा और जो है हमें इस हॉल में प्रोग्राम करने की इजाजत बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी तो जो है मोहम्मद भाई ने इमरान भाई के लिए कह दी है, अल्फाज नहीं है, मैं उनको जो है आवाज देना चाहूंगा। इमरान उस्मान शेख साहब, हमारे संस्था के अध्यक्ष, प्लीज आए और जो है अपने अल्फाज से जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे मौजूद हमारे मुकर्रम सर, फ़हीम सर और जो हमारे दूसरे जुनैद सर हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने इनका एक बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर खाड़ीपार जैसे इलाके में इन बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया, गाइड करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं 2-3 बातें कहूंगा। मोटिवेशन स्पीच तो सारी हो चुकी है और गाइडेंस के लिए अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन भी सर चलाएंगे, जिसमें बच्चे जो अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी फील्ड के रिलेटेड या वो जो चाहते हैं करियर में करना, उससे रिलेटेड वो कुछ पूछना चाहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स की एक ये चलाएंगे और उसके अंदर आप वो सारी बातें पूछ सकते हो। आज जरूरत अच्छे स्कूल्स बनाने की नहीं है मेरे हिसाब से। आप स्कूल तो तामीर कर लोगे, बट स्कूल के अंदर का सिस्टम चेंज करना बहुत जरूरी है, मुझे ये लगता है। क्योंकि एक शेर है कि सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। हमारी जो बुनियाद है ना, मेन उसी के ऊपर हमला हो रहा है और हम लोग उसको चेंज करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं। भिवंडी का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं दरअसल पुणे से पढ़ा हूं, तो वहां के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत जमीन आसमान का मैं फर्क बोलूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं खाड़ीपार जैसे इलाके में आता हूं सर, मुझे बहुत पॉजिटिव वेव्स आती है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रगल लोगों ने निकाला है और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना,
तब तक आप उसमें से अच्छा कुछ पॉजिटिव निकाल नहीं सकते। तो जितने भी यहाँ पे आइडियल्स आए, टीचर्स आए, एडवोकेट्स आए, ये सारे लोग इतनी मुश्किल हालात में इन्होंने पढ़ाई कर कर आज ये एक मकाम पर पहुंचे हैं, तो तालीम के जरिए मकाम पर पहुंचे हैं। तो इनके जिंदगी में जितने भी हर्डल्स आए, उस हर्डल्स को पार किया इन्होंने और आज इतने ऊंचे मुकाम पे गए। तो हर्डल्स जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है। देखिए, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल दूंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मुगल के खिलाफ स्वराज्य स्थापना करने की बात सोची, तो उन्होंने लोगों से पूछा नहीं कि मैं स्वराज्य स्थापना करना चाहता हूं। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने को स्वराज्य स्थापन करना है और उसके लिए वो लड़ पड़े, है ना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देख लीजिए, स्कूल के बाहर लगातार उस बच्चे को बार बार बेइज्जत करके बिठाया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, लिटरली बेइज्जत किया जाता था कि आप अंदर आके नहीं पढ़ सकते। बट उस शख्स ने ऐसी हिस्ट्री कायम की कि आज हिंदुस्तान को भी उसको मानना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को उसको मानना पड़ रहा है। उसने इतनी स्ट्रगल करने के बाद में उसने अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज की। एपीजे अब्दुल कलाम का लेटेस्ट एग्जाम्पल लीजिए, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना पड़ा, बहुत सारी चीजें उनके जिंदगी में आई। बट वो एज अ प्रेसिडेंट, और वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए हिंदुस्तान के अंदर। तो स्ट्रगल अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है तो आप समझिए कि अल्लाह ताला ऊपर वाला आपको कामयाब करना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई हर्डल आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको ऊपर वाला कुछ कामयाब करना चाहता है, इसलिए वो आसान रास्ते पे आपको नहीं डाल रहा है, मुश्किल रास्ते पे डाल रहा है। अब ये मुश्किल रास्ते आपको तय करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। सुबह 9:50 पर एक बच्ची आई, अजमत सर, उस बच्ची की छोटी सी कहानी मैं बताता हूं आपको। वो हमारे एरिया की बच्ची है, सोमिया, वेरी टैलेंटेड गर्ल। बट स्कूल के अंदर जब हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई की, जैसे कोरोना के बाद में बहुत सारी बच्चियों की सर फीस बाकी थी। मैंने देखा मेरे एरिया के अंदर बहुत सारी लेडीज आई जिन्होंने कर्जा लेके फीस भरी है सर, लोगों ने ब्याज पे पैसे लेके फीस भरे, लोगों ने सोना बेच के फीस भरी है, और ऐसे कई लोग थे जो फीस नहीं भर पा रहे थे, जिसके कारण स्कूल उनको वापस से री एडमिशन करो या स्कूल में बैठने नहीं दे रहा था। उसके लिए हम लोगों ने काफी कोशिश की। उसमें ये भी एक बच्ची थी, गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती थी कराटे में, लेकिन स्कूल ने उसको सिर्फ फीस नहीं भरने की वजह से सर आगे उसका फॉर्म नहीं सबमिट किया। स्कूल ने 9th के बाद में 10th में उसको स्कूल से निकाल दिया, तो फीस नहीं भर पाई। संस्था ने कोशिश की, आज वो स्पॉन्सर्ड चाइल्ड है हमारी, हम लोगों ने उसको स्पॉन्सर्ड किया, दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, फीस भरवाई, और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं वो जितनी टैलेंटेड है इस बार मेरिट में बच्ची आएगी सर। ये उसका स्ट्रगल है। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि महाराष्ट्र का मुस्लिम सेवा संघ क्यों, मुस्लिम ही क्यों, आप मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करेंगे क्या? तो उसको सबको क्रॉस करते हुए एक हिंदू बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, तो महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन सेवा संघ दीन धर्म नहीं देखती है, सबका काम करने का काम करती है। सब हिंदुस्तान के अपने बच्चे, अल्लाह के मखलूक है, सबके लिए अपने को कुछ न कुछ करना है। तो ये हम लोग ने कोशिश की थी। पॉजिटिव की बात आई, नेगेटिव की बात आई कि पॉजिटिविटी में अपने को आपको कैसे बदलना चाहिए। मैं जब मार्केटिंग सीखता था तो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते थे उनकी मार्केटिंग स्किल के अंदर जाता था, तो एक उन्होंने कहानी सुनाई थी कि एक मार्केटिंग का नया नया सेल्समैन ज्वाइन होता है, तो उसको कंपनी वाला एक ऐसी जगह पे भेजता है, अफ्रीका के अंदर भेजता है, बोलता है कि यहाँ पर जाकर आपको शूज बेचने हैं। वो जाता है वहां पर, और जाने के बाद में पूरे लोगों को देखता है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, और वहीं से फोन लगाता है, बोलता है सर आपने कैसी जगह मुझे भेजा है, वहां तो लोग जूते तो जो चप्पल भी नहीं पहनते बोले, मैं यहाँ शूज कहां से बेचूंगा। और वो रिटर्न आ जाता है। फिर एक दूसरा बच्चा रहता है, दूसरा एक सेल्समैन रहता है, बोलता है सर मुझे भेजिए, मुझे मौका दीजिए। बोलता ठीक है, तो फिर उसको भेजता है, वो जाता है, सोसाइटी ऑब्जर्व करता है, लोगों के यहाँ पे देखता है, तो वो वापस फोन लगाता है, वो बोलता है सर आपने कितनी बेहतरीन जगह मुझे भेजा है, यहाँ तो कोई शूज नहीं पहनता, मैं पहनाऊंगा। तो आपको वो गेम अदा करना है, जहां पर नेगेटिविटी है वहां पर पॉजिटिविटी कैसे लानी है, ये काम आपको सोचनी है। छोटी छोटी चीज के अंदर आपको स्ट्रेंथ
मेहनत करके उसकी पॉजिटिविटी निकाल के आपको सारी चीजें करना। बेहतरीन गाइडेंस दिया सर लोगों ने आज यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम फिर से होने चाहिए, खाड़ी पार में तो बिल्कुल होने चाहिए। ऐसे आइडियल्स अभी जो बिना गाइडेंस के निकल रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होंगे तो यहाँ पर भर भर के आइडियल्स निकलेंगे, ये मुझे उम्मीद है। जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है यहाँ पर आए। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संडे का दिन है, वक्त ज़ाया हो रहा है सबका। वक्त ज़ाया नहीं, वक्त कीमती बन रहा है। इंशाल्लाह इस पे लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो इसके साथ साथ जो इसके बाद बस 2 लोगों जो कुछ हमारे मेहमान बचे हैं जिनको जो हम स्टेज पे नहीं बुला पाए, बस उनको आवाज़ देकर उसके बाद सवाल जवाब का जो है सेक्शन जो ओपन करते हैं। साइका मैडम जो हमारे अलमद स्कूल की टीचर हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्लीज़ वो हमारे एक बोल पर यहाँ पर आएँ, तो प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ और जो है मेहमान से दरख्वास्त है कि उनको जो है बोल पेशी करें। साइका मैम, साइका मिस प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस संडे के दिन जो है आप एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी हम लोगों ने परेशान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स मैम। मैं इसी के साथ वही मिस को बुलाना चाहूँगा जो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ और जो है वसीम से रिक्वेस्ट है कि उनको जो है गुलपेशी करें। वही मिस, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बस अजान के बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेक्शन शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल को होंगे तो नोट करके रख लें ताकि वक्त में प्रोग्राम को जो है आगाज कर लिया है। लेडीज पे अगर किसी को कोई सवाल है तो वो बेझिझक पूछ सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो प्लीज पूछें। हैंड रेज कर लें पहले। लेडीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग पूछेंगे तो समझ में आएगा कि आप लोगों को चीज समझ में आएगी। थैंक यू। अरे मेरे को वो तो फिर उसको पास दे दूंगा। सर अभी मैंने MSc मैथमेटिक्स इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? सवाल दोहरा रहा हूं मैं। अभी बहन ने सवाल किया कि MSc मैथ्स उन्होंने किया है, MSc मैथ्स के बाद क्या क्या मौके हैं। MSc मैथ्स जो है करने के बाद आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकती हैं, इसी तरह से MS सेट एग्ज़ाम दे सकती हैं। ये 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो 28 साल से कम उम्र में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फेलोशिप मिलती है, और ये फेलोशिप रिसर्च के लिए है और ये बहुत अच्छी फेलोशिप है। मेरे ख्याल से 35,000 माहाना या उससे ज़्यादा है। तो याद रखिए नाम CSIR नेट, उसका एग्ज़ाम आप दें, साल में 1 बार होता है। दूसरा फ़ायदा इसी एग्ज़ाम का फेलोशिप के साथ ये है कि आप लेक्चररशिप के लिए अहल होती हैं, यानी यूनिवर्सिटी टीचर बन सकती हैं, आप डिग्री को पढ़ा सकती हैं, आप बिना B.Ed किए डायरेक्ट टीचर बन सकती हैं आप CSIR नेट के जरिए। CSIR नेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, साल में 1 मरतबा होता है। MS सेट, सेट की स्पेलिंग याद रखो, SET, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी उसी नवैयत का है जो CSIR नेट की नवैयत है। अलबत्ता ये पेन एंड पेपर टेस्ट है अभी तक, हो सकता है इसके बाद वो कंप्यूटर टेस्ट कर लें। दूसरा ये कि आप वैल्यू एडेड कोर्सेज कर सकती हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज यानी जिससे आपकी वक़्त बढ़ जाए, तालीमी वक़्त बढ़ जाए। तो आप MKCL के कोर्सेज कर सकती हैं, महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, MKCL के। आप कंप्यूटर वाले कोर्सेज कर सकती हैं। जी जी जी। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है, वो मुख्तलिफ इम्तिहानात लेता है।
तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन जब जारी होंगे तब गौर से देखना आप उसमें से किस जुमरे के लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES लिख लें या दर्ज कर लें, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इसके अलावा ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ये यूपीएससी इम्तिहान लेती है। बच्चों को क्या मालूम रहता है यूपीएससी सिर्फ क्या सिविल सर्विसेज का इम्तिहान लेती है, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये ISS और IES ये 2 इम्तिहान भी लेता है। ये कर सकती हैं। क्वालिटी कंट्रोल इदारे हैं मुख्तलिफ इंडिया में, ISI नाम सुना होगा आपने, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, वो ज्वाइन कर सकती हैं। और कोई सवाल जी? और भी पूछना चाहते हैं माइक में? पहले माइक वाले सवाल देख लेते हैं, फिर चिट्ठी वाला भी। 10वीं बाद आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 10वीं के बाद आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करें, पहले आपके अंदर ये बात जहन में रहनी चाहिए कि आर्टिस्ट बनने के लिए कोई ऐसी खास पढ़ाई नहीं, लेकिन अगर आप खुद आर्टिस्ट हैं, जैसे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो है ऐसा, तो आप जो है वो उसमें से कई कोर्सेज में जा सकते हैं। एक तो बहुत अच्छा ये है कि आप 11-12 पास कीजिए, साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अलग अलग टाइप के स्केचेस जो बनाते हैं आप उसको जारी रखिए। और 12 के बाद हमारे यहाँ एक कोर्स होता है, उसको बोलते हैं BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है। उसका एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, महाराष्ट्र का, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। बच्चे नोट करें जो भी सर बता रहे हैं। CET का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में अगर आप बैठेंगे और उसके आप अभी 10th में है बेटा, अभी 9th में है, हाँ, तो वो 12 के बाद आप देने के बाद BFA में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो उसके ज़रिए आप जो है वो आर्टिस्ट की या मतलब उसकी लाइन में, ड्राइंग और स्केचिंग की लाइन में कई एक कोर्सेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने 11-12 साइंस से पढ़ाई की और आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट अच्छा है और आपको इंटरेस्ट है, तो आप आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं। उसके लिए 12वीं के बाद एक इम्तिहान होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, नाटा का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 3 मरतबा होता है, आप 3 या गालबन 2 मरतबा होता है। तो आप उस इम्तिहान में का बैठ के आप आर्किटेक्चर की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं, जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, स्केचेस बहुत अच्छे हो। और अगर आपको जनरल इस तरीके से करना है तो आप अपनी तालीम जारी रखिए। ATD का कोर्स एक कर सकते हैं, आर्ट टीचर डिप्लोमा कोर्स जो होता है। हालांकि अब उससे जो है वो आगे चलकर स्कूलों के अंदर वैकेंसी खत्म हो गई है, लेकिन आप फिर भी प्राइवेटली उसके जरिए अपनी क्लासेस और ये चीज़ें जारी रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस मुसलसल करते रहिए और अलग अलग टाइप के जो शॉर्ट टर्म इस तरीके के, अगर उसमें कुछ कोर्सेज आपको 10वीं 12वीं तक के मिलते हैं या कोई गाइड करने वाला हो जो आर्टिस्टिक लाइन में, तो उससे अलग अलग चीज़ों को सीखते रहिए। उसके अलावा आगे चल के आप जो है बैचलर इन डिज़ाइन के कोर्सेज में भी जा सकते हैं। वो 12वीं के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीट का एग्जाम, उस एग्जाम के जरिए आप जो है वो डिजाइनिंग के कोर्सेज भी कई एक होते हैं, BSc इन डिजाइनिंग और इस तरीके के और भी कोर्सेज, उसमें भी आप जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी फील्ड चुनी है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए और राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह और आपको गाइड करें। ठीक, माइक पर और कोई क्वेश्चन हो तो नहीं तो फिर चिट्ठी वाले क्वेश्चन ले। मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो DED की कोई वैल्यू है कि नहीं? वैल्यू तो इंसान की जिंदगी की नहीं है, तो DED की वैल्यू मैं समझ गया। प्लीज क्वेश्चन को सवाल से सुने। सवाल है जो बच्ची का सवाल है। आपको बताता हूँ, देखिए आप DED कर रहे हैं, आप ये क्यों सोचते हैं कि वैल्यू नहीं है उसकी? आपने DED में एडमिशन लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो कुछ सोच करके ले रहे होंगे ना एडमिशन। आज की डेट में प्राइमरी के टीचर्स के लिए कंपलसरी है कि वो ग्रेजुएट DED हो, यानी उन्होंने DED का कोर्स किया हो, ये उनके लिए लाजमी है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर टीचिंग की फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ DED पर इक्तफा मत कीजिए, आप आगे चलकर BEd भी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कीजिए, नेट सेट भी दीजिए, रिसर्च में जाइए। आपको हो सकता है कि DED करने के बाद BA DED हो जाए तो कहीं पर जॉब मिल जाए, लेकिन वहाँ रुकिए मत,
बल्कि टीईटी का एग्जाम दीजिए, सीटेट का एग्जाम दीजिए, आपको जॉब मिल जाती है तो आप और अपनी तालीम को आगे बढ़ाइए। आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, आगे चल के जो है वो नेट सेट का एग्जाम दे सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, मतलब टीचिंग में और भी आगे की बहुत सारी लाइन। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो है वो डीएड कर रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं, फायदा हर चीज का है। आप उससे बोला जाता है ना कि डीएड करने से कोई फायदा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मतलब कोई जॉब निकलती नहीं है। अब तो डीएड बंद भी होने वाला है, मैंने ये भी सुना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है डीएड को खत्म कर दिया जाए। मैंने इसीलिए आपसे ये बात कही है कि आपका करना वेस्ट नहीं हो, समझ रहे हैं आप बात। जाहिर सी बात है कि आप जब आगे की फील्ड में बीएड वगैरह करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसकी काम आएंगी, या अभी एट प्रेजेंट भी अगर आपको कहीं जॉब मिलती है टीचिंग की प्राइमरी लेवल पर तो आप जो वो डीएड की बुनियाद पर आपको जॉब मिल सकती है, ऐसा नहीं है। ये है कि इस फील्ड में थोड़ा सैचुरेशन है, लेकिन मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाया। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि फायदा नहीं है, उसको कर रहे हैं तो फायदा डेफिनेटली है। फिलहाल मुझे पूछना है कि अभी मुझे डीएड करना जरूरी है। अगर आपको आगे चल करके हाई स्कूल लेवल पर, जूनियर कॉलेज लेवल पर टीचिंग करनी है तो आपको उसके लिए आगे बीएड करना पड़ेगा। अभी करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर समझिए आप बात को, आप किसी प्राइवेट स्कूल में 5वीं से 7वीं में पढ़ाते हैं और आपको जो है वो 1-2 साल के बाद किसी हाई स्कूल में मौका मिले या जूनियर कॉलेज में मौका मिले, तो वहां पर मौका उस वक्त मिलेगा जब आपकी क्वालिफिकेशन हाई होगी, है ना। आप मास्टर डिग्री के साथ बीएड है तो जूनियर कॉलेज में मौका मिलेगा। आप बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड है, बीकॉम बीएड को तो खैर हाई स्कूल में मौका नहीं है, लेकिन बीएससी बीएड और बीए बीएड को हाई स्कूल के लेवल पर पढ़ाने के लिए मौका मिल सकता है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो ये भी आ रहा है कि जो ईसीसीडी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी नर्सरी लेवल के ऊपर जॉब्स क्रिएट हो रहे, तो मौके हैं, मुमकिन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मौका नहीं रहेगा, लेकिन आगे का सोचिए, ज्यादा ऊंचा सोचिए, सिर्फ इस पर इक्तफा मत कीजिए, ये मेरा कहना। सीटेट के एग्जाम के लिए बैठिए, टीईटी का एग्जाम दीजिए। अब मैं जेंट्स में से भी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई है लेडीज में, बहुत सारी चिट्ठियां भी आई, ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने सवाल पूछें। देखिए, अगर डॉक्टर बनना है तो 11th-12th साइंस से करने के बाद आप जो है वो नीट के एग्जाम को अपीयर कीजिए, डॉक्टर बनिए, एमबीबीएस कीजिए या जिस फील्ड में भी आप जाने वाले। उसके बाद आप मास्टर्स जब करेंगे तो मास्टर्स में आप जो स्किन स्पेशलिस्ट के कोर्स कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं और वो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के, डर्मेटोलॉजिस्ट के कोर्सेज होते हैं जो आमतौर पर 1 साल के, 1.5 साल के, कुछ 6 महीने के, कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी है। इस तरीके के भी कोर्सेज हैं जिनको आप जो है वो 12th के बाद या मेडिकल की पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेडिकल में जाकर डॉक्टर बनना है तो लाजमी तौर पर आपको नीट की तैयारी करनी है और नीट के एग्जाम के बाद BUMS, MBBS, BHMS। हमारे यहाँ एक बच्ची है जिसने BHMS का कोर्स मुकम्मल किया है, डॉक्टर है होम्योपैथी, और उसने अलग से एक डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स भी किया है और आज वो होम्योपैथी से अच्छी प्रैक्टिस उसकी कर रही है, स्किन केयर की कर। तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसमें बहुत सारे, तो वो भी आप कर सकते हैं। नीट की बात करें आप, नीट ऑनलाइन प्रिपरेशन की बात करें या ऑफलाइन? नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन करें या ऑफलाइन? आप कौन सी क्लास में हैं? 9। हाँ, 9वीं से लेकर 12वीं नीट की जो तैयारी सीरियसली करते हैं उसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो आपका ये सवाल है कि इसकी तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस कदर अच्छे हो गए हैं कि आप उनसे कोचिंग हासिल करते वक्त टाइम कीपिंग, आपकी टेस्ट का रिकॉर्ड, उनका एनालिसिस, ये सब आपको उसके साथ पैकेज में मिलता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करना हमारी जरूरत बन गई है। अलबत्ता आपका मिजाज कैसा है, आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो या फिर उस दर्जे तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको
1-to-1 टीचिंग या कोचिंग ज़रूरी है, इसका डिसीजन आप और पेरेंट्स लें। मैंने ये महसूस किया है कि मेरा बच्चा खुद एंट्रेंस के लिए तैयारी किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर इनकलाब आया है। आप उस पैकेज के साथ न सिर्फ लेक्चर्स ऑनलाइन खरीद लेते हो, बल्कि उसके साथ और कुछ सपोर्ट आता है। वो सपोर्ट अहम है। टेस्ट्स, वो टेस्ट कितने टाइम में हो रहे हैं, वो आपने कितनी गलतियां की उनका एनालिसिस, और साथ में स्क्रैच पैड एक आता है वो। तो इस तरह से उसको बहुत रिच बना दिया गया है। तो डिसीजन खुद फैमिली ले, आपको क्या सूट कर रहा है। ऑफलाइन कोर्सेज भी अहम हैं, अच्छे हैं। हमारे शहर में चौधरी क्लास है, ऑफलाइन नीट की वहां पर पढ़ाई होती है, स्मार्ट बोर्ड है, और बच्चे वहां पर मतलब अच्छा स्कोर ला रहे हैं। बीकॉम के बाद होटल। लेडीज में अगर किसी को कोई सवाल है तो वो बेझिझक पूछ सकती हैं, कोई भी। देखो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर आपको करना है, अभी आप बीकॉम कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर कर रही है, तो उसको वो बीकॉम कर रही है। देखिए, बीकॉम का होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज अपने आप में खुद जो है वो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है ना। अगर आपकी सिस्टर ये चाहती तो 12 के बाद डायरेक्ट वो 4 साल का होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर सकती थी, जिसको हम BHMC, अच्छा लास्ट ईयर। तो ऐसी सूरत में वो ये कर सकती है कि वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स ग्रेजुएशन के बाद कर सकती है। डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 2 साल के कोर्स होते हैं, आप वो कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल स्किल इंडिया के कई एक कोर्सेज आ रहे हैं जिसमें होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म टेक्नोलॉजी पर अच्छा कोर्स आ रहा है, और हो सकता है कि आइंदा 15-20 दिनों के अंदर हमारे यहाँ खुद हमारे कैंपस के अंदर ये कोर्स शुरू होने वाला है। तो अगर आपकी सिस्टर इंटरेस्टेड हो, समधिया हाई स्कूल में शुरू करने वाले, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का सेंटर उम्मीद है कि आएगा, तो वहाँ हम लोग 2 कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, एक होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म टेक्नोलॉजी का, और दूसरा जो है वो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं ECCD से रिलेटेड, नर्सरी के टीचर्स, उनके लिए ये कोर्स 2 कोर्सेज हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो आपकी सिस्टर को कहिएगा मुलाकात करने के लिए, हम वहाँ पर भी आप बता देंगे। वरना भिवंडी के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो यहाँ पर एक शार्प इंस्टीट्यूट है, शार्प इंस्टीट्यूट वाले चलाते हैं, और यूनिवर्सल स्किल डेवलपमेंट वाले वो चलाते हैं डिप्लोमा कोर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट, थाना में कोपरी में एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, जहाँ पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट भी चलते हैं, लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होती है। तो और डिप्लोमा के लिए इंटरेस्ट की जरूरत है, उसमें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के कई एक ऑप्शंस हैं। तो अगर इंटरेस्टेड होंगी आपकी सिस्टर तो उनको बोलिएगा मुलाकात करने के लिए, और फिर तफसील। मॉन्टेसरी के लिए ECCD का एक कोर्स होता है मैडम। तो अगर आप मॉन्टेसरी कर चुके हैं तो कहीं पर अभी जाते हैं किसी आंगनवाड़ी में, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो ग्रेजुएशन कीजिए, पहले ग्रेजुएशन में दाखिला ले लीजिए, लगे तो डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन कीजिए, किसी आंगनवाड़ी को ज्वाइन कर लीजिए, या किसी प्राइमरी नर्सरी जो स्कूल होते हैं वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो आप, और आपने जो है वो कौन से मीडियम से पढ़ाई की है? हाँ, तो आप जो है वो यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आप उर्दू में BA कर सकते हैं, आगे चलकर MA कर सकते हैं। अगर टीचिंग की ही फील्ड में रहना है तो B.Ed भी कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं, आप आसानी से कर। हमारे यहाँ यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के 2 सेंटर्स हैं, वैसे तो 2 से ज़्यादा है, लेकिन उर्दू मीडियम के 2 सेंटर्स हैं, एक रईस हाई स्कूल में है और एक समधिया हाई स्कूल में। तो आपको जहाँ पर भी मुनासिब लगे, जो आपको सहूलत हो, वहाँ से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मई के महीने में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, मई या जून के महीने में, तो उस दरमियान में आप रब्ता कर लीजिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर समधिया हाई स्कूल में है, आप वहाँ पर आकर के मौलाना आज़ाद का एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ MA भी करने की सहूलत है, आप MA भी कर सकते हैं आगे चल के, और इस तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन आप बढ़ा सकते हैं। बाद में लगे तो आप B.Ed वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इधर बॉयज में अगर किसी का ये चिट्ठियाँ पढ़ना शुरू करें क्या? बहुत बोले तो भी अच्छा है, बॉयज पीछे क्यों आ रहे हैं? चिट्ठी आई है ऑलरेडी।
एक सवाल है कि आफ्टर 10th इंजीनियरिंग में जाने के लिए पहले से क्या प्रिपरेशन करनी है? सवाल किसने पूछा है? हाँ, सवाल पूछने वाला मौजूद रहे तो जवाब देना ज़्यादा मुनासिब। देखिए बेटा, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाने के लिए पहले से क्या प्रिपरेशन। इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके पास आपका मैथमेटिक्स की जो एबिलिटी है, आपको मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करनी, क्योंकि इंजीनियरिंग का पूरा फोकस जो है मैथ्स पे। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो नहीं, लेकिन फिजिक्स वगैरह भी जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप जो है 10th के बाद एक तरीका तो ये है इंजीनियरिंग में जाने का कि आप 10th के फौरन बाद पोस्ट एसएससी डिप्लोमा, यानी 10वीं के बाद का जो डिप्लोमा होता है, आप 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो 10वीं के बाद ये डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आप बराह रास्त, उसकी एक वेबसाइट होती है जिसका राउंड चलता है, एडमिशन का राउंड चलता है, उस एडमिशन के राउंड में आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे कालसी का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और नासिक का एक इंस्टीट्यूट है, वो लोग आते हैं, मालेगांव के इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं, अक्कलकुआ के इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ पर आते हैं, और भी कई इदारों के लोग यहाँ पर आते हैं जो एडमिशन का यहाँ सेंटर कायम करते हैं। तो अगर आपको 10वीं के बाद बराह रास्त इंजीनियरिंग में जाना है तो आप जो 10वीं के इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर आइए और इंस्टीट्यूट में बराह रास्त आप दाखिला ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप जो है वो 12वीं के बाद करना चाहते हैं डिग्री कोर्स, डायरेक्ट बीई करना चाहते हैं, तो उसका 2 तरीका। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है 12वीं साइंस से पढ़िए, मैथ्स कंपलसरी है उसके लिए, और साथ ही साथ सीईटी का एग्जाम दीजिए, है ना, महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। उसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन महाराष्ट्र के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। जितना अच्छा स्कोर आपका सीईटी में रहेगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। तो उसमें कोशिश ये करने का कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस भी कम होती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस पुराने होते हैं तो वहाँ पढ़ाई भी अच्छी है। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो ध्यान। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में जो इंजीनियरिंग की तालीम, इंजीनियरिंग की एजुकेशन, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो IIT से बीटेक करें, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और IIT को क्रैक करने के लिए हमको JEE के इम्तिहान देने पड़ते हैं। JEE के इम्तिहान जो 2 लेवल पर होते हैं, एडवांस मेन होता है और उसके बाद एडवांस लेवल होता है। तो अगर आपने मेन से इम्तिहान पास किया, उसमें आपका परसेंटाइल अच्छा आता है, तो ऐसी सूरत में आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हमारे मुल्क में जो NITs होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो है वो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपने एडवांस भी अच्छे से कामयाब कर लिया तो ऐसी सूरत में आपको हमारे मुल्क के IITs में दाखिला मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत पड़ती है और आपका परसेंटाइल तकरीबन 99, 98 ऐसे हो, तो ऐसी सूरत में आपको जो है उसमें अच्छा मिल सकता है एडमिशन। और मजीद मालूमात के लिए आप जो है मुकर्रम सर से और रब्ता कीजिए। मुकर्रम सर के बेटे ने इस साल जो है वो IIT के मेंस में, सर मेंस में 99.39 परसेंटाइल हासिल किया और इंशाल्लाह वो एडवांस क्वालिफाई कर गया है। एडवांस दुआ कीजिए कि एडवांस में भी हो तो इंशाल्लाह हमारे शहर से एक और बच्चा जो है IIT के लिए जाएगा, अदरवाइज NIT में। और मजीद मालूमात आप जो है सर से पर्सनली मिल करके, ठीक। शुक्रिया सर। एक सवाल आया है कि SSC बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी स्टडी कैसे करें, मैथ साइंस वेरी हार्ड सब्जेक्ट। एक सवाल किसने किया था? स्टूडेंट मौजूद। ठीक है बेटा। देखो SSC के अभी यहाँ पे टाइम की अगर मैं बोलूँ कि अभी से स्टडी कैसे करोगे तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक एडवाइस ये है कि आप 3 साल का बोर्ड का पेपर हल करो। इसके अलावा पहले उर्दू मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से हो? उर्दू मीडियम से। तो उर्दू मीडियम की जो स्कूलें हैं अभी उनके प्रीलिम्स के पेपर हुए। मैं आपको बोलूँ कि अगर आप 3 स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर लेते हो तो मैं ऐसा समझूंगा कि मिला जुला के बोर्ड का पेपर भी कुछ ऐसे ही होता। 3 जगह के दिमाग लगते हैं, तीनों हमको ऑब्जर्व कर लेना है। तो आप क्या करो, कम से कम अभी से लेकर मैथ 1-2 पेपर सॉल्व करो, 1-2 पेपर को देखो। साइंस भी ऐसे करो, 1-2 पेपर सॉल्व करो, 1-2 पेपर को पूरा हल किया हुआ उसको देखो। अभी एग्जाम तक इतना ही कर सकते हैं। अभी अगर मैं बोलूँ बुक खोलो ये खोलो तो लेट हो चुके हैं पेपर। ठीक है, शुक्रिया सर। मैथ्स लेने के बाद आगे कौन सी फील्ड लेने से ज़्यादा पॉसिबल?
एक तो ये रोमन उर्दू में लिखते हैं ना, उर्दू आती है, उर्दू में लिखो, व्हाट्सएप इंग्लिश में। कौन किसका सवाल है? साइंस और मैथ्स लेने के बाद जवाब मिल चुका, पूछे ना सवाल है। साइंस और मैथ्स आगे कुछ मजीद कुछ बताऊं? दो तीन चीजें आ गई। मेडिकल में आप जा सकते हैं साइंस से, और अगर मैथ्स आपने लिया है तो कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में कैसे जाना है वो अभी मैंने बताया। आप जो है उसके अलावा कंप्यूटर की फील्ड का भी तरीका वही है। उसके अलावा कंप्यूटर की फील्ड में कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आप जो है 12th साइंस के बाद विद मैथमेटिक्स BSc इन IT, BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस BCS या BSc इन कंप्यूटर साइंस, ऐसे भी कुछ अलग अलग कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स और होता है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन लेकर के आगे चल के कंप्यूटर की फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। तो साइंस और मैथमेटिक्स से ये बेनिफिट है। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, सिर्फ साइंस भी पढ़ते हैं, तो भी आप मेडिकल की फील्ड में, पैरामेडिकल की फील्ड में और इस तरीके के जो अलाइड कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड साइंस से, उन कोर्सेज में आप एडमिशन लें। इसके अलावा भी अगर आपका मन बदल गया तो आप कॉमर्स के भी कोर्सेज कर सकते हैं, भले आपने साइंस और मैथ्स पढ़ा हो। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए भी साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमने अगर जो है वो साइंस से पढ़ा है तो शायद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको दिलचस्पी हो गई कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, तो आप जो है वो उसमें जा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज आप कर सकते हैं, जर्नलिज्म के कोर्सेज में आप जा सकते हैं अगर आपकी लिखने की सलाहियत बहुत अच्छी है। साइंस से आगे चल करके अगर आप अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होम साइंस में होते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का, डेकोरेशन का, स्टाइलिंग का, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेस मेकिंग, और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 3 साल के 12वीं के बाद होम साइंस के कोर्सेज करते हैं। और मुंबई के अंदर लड़कियों के लिए खास तौर पर एक यूनिवर्सिटी ही है जिसका नाम है SNDT यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। तो आप उसकी और नेट पर मालूमात लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिकल में नहीं जाना है, इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, लेकिन साइंस पढ़ना है, साइंस आपकी दिलचस्पी का सब्जेक्ट है, तो आप जो है होम साइंसेस के कोर्सेज में भी जा सकते हैं। और कुछ मजीद? ठीक, देखकर अच्छा लग रहा है, बच्चों के सवाल काफ़ी हैं, तो सर आपसे दरख्वास्त रहेगी कि क्विकली आंसर करें, बिकॉज काफ़ी लेट हो चुकी है, नमाज का वक्त हो चुका है, तो सारे सवाल क्विकली जवाब करें। सवाल बहुत हैं, देखकर अच्छा लग रहा है कि बच्चों जो है प्रोग्राम को सुने हैं और प्रोग्राम से कुछ उन्हें सीख मिल रही है। सर थोड़ा क्विकली आंसर देने की कोशिश करें। SSC के एग्जाम के बाद हम कौन सी फील्ड में जाएं और कौन सी अच्छी कॉलेज में रहें, इसके लिए आप जो है वो पर्सनली मुलाकात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। टीचर की फील्ड में आगे जाने के लिए आप जो है वो 12वीं के बाद D.Ed का कोर्स कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed का कोर्स कीजिए, नेट सेट के एग्जाम में बैठिए, ये टीचिंग की फील्ड में है। 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed और नेट सेट के जरिए आगे जा सकते हैं। तो अभी अगर आपने 12वीं नहीं किया तो 12वीं कीजिए, और जिस फील्ड में आपको टीचर बनना है उसी की पढ़ाई कीजिए। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो आर्ट्स में जाइए, अगर जूनियर कॉलेज में कॉमर्स में जाना चाहते हैं, साइंस में, तो साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई कीजिए, किसी और उसमें जाना चाहते हैं उसकी पढ़ाई। सवाल सुनिए, सवाल आया है, सर अगर हम 12th के बाद फार्मेसी कर सकते हैं क्या या फिर नहीं? तो फार्मेसी कोर्सेस 2 हैं 12th के बाद, एक है D फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरा है B फार्म, बैचलर इन फार्मेसी। अगर आप B फार्म करना चाह रहे हैं, बैचलर्स कोर्स, तो आपने CET का इम्तिहान दिया रहना चाहिए। तो अगर क्या कहते हैं आप 12th के स्टूडेंट हो आप और B फार्म ही करना है तो CET का रजिस्ट्रेशन करा लो, 1 मार्च लास्ट डेट है उसकी। तो कोई ग्रुप अपनाना पड़ता है आपको, PCM या फिर PCB, आपको इजाजत है। 3 सब्जेक्ट का आपका CET का 200 मार्क का पेपर होगा, उसकी बुनियाद पर बैचलर ऑफ फार्मेसी के एडमिशंस होंगे, है ना। अगर आप एंट्रेंस नहीं दे पा रहे हो, एंट्रेंस देना नहीं चाह रहे हो और फिर भी फार्मेसी करना चाह रहे हो तो डिप्लोमा कोर्स है, क्या नाम है उसका, D फार्म। D फार्म आप कर सकते हैं। D फार्म के अच्छे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं आप नेट पर देख सकते हैं। एक सवाल है अंसारी नसरुद्दीन का, कहाँ है नसरुद्दीन? जरा खड़े रहो बेटा, सब देखे तो। बहुत अच्छा सवाल है नसरुद्दीन का सवाल।
नसरुद्दीन मेरा स्टूडेंट भी है, 12वीं हमारे यहाँ से कर रहा है। नसरुद्दीन का सवाल जो है वो, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन सोचता हूँ अभी 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाए। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में रहना। नसरुद्दीन, इसके लिए जो है वो आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी और ये जो मोबाइल नाम का जो चीज़ आपके साथ रहता है हमेशा, उसको जो है वो दूर करना पड़ेगा। और आप यकीनी तौर पर ये चाहेंगे, आप चूँकि सोच रहे हैं कि आपको करना है ना पढ़ाई, तो उसके लिए जबर करना पड़ता है, उसके लिए जो है अपनी आदत में तब्दीली लानी पड़ती है। और पहले शुरुआत में देखो, मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि एक लड़का रहता है साकिब नाम का, और वो लड़का जो है वो रोज़ उसकी वालिदा रोज़ बोलती है कि बेटा पढ़ 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 पढ़। तो कंटाल के वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ वक्त तक के अपनी अम्मी के सामने किताब खोल के बैठ जाता है, लेकिन किताब उल्टी कर लेता है, सीधी कर लेता है। उसकी अम्मी अनपढ़ रहती है, उसको पता नहीं रहता है, ऐसे ही करते रहता है। लेकिन रोज रोज ये करते करते वो भी कंटाल जाता है। फिर वो सोचता है कि यार रोज तो ऐसे ही करता हूँ, आज एक काम करता हूँ, आज किताब सीधी करके पढ़ ही लेता। फिर एक बार पढ़ना शुरू करता है, उसको लगता है कि यार कुछ मालूमात तो बढ़ गई मेरी। फिर दूसरे दिन कोशिश करता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच बदल जाती। तो सोच बदलने के लिए आपको खुद पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप चाहेंगे तो बदल जाएंगे और नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इसलिए ये पूरा की पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो कैसे अपने आप को बदलते हैं। तो आप बदलिए और हम लोगों को फख्र करने का मौका दीजिए। हो गए सवाल सारे? अपीयर्ड स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है तो हाथ ऊपर करें। अच्छा, डाउन योर हैंड्स। और इनके सरपरस्त भी अगर यहाँ हो, जिनके खानदान में कोई बच्चा 10वीं कर रहा है, वो लोग है ना। गुज़िश्ता साल ऑनलाइन एडमिशन थे 11वीं में, मुमकिन है इस साल भी ऑनलाइन एडमिशन रहें, तो चौकन्ना रहना है बच्चों आपको। ऑनलाइन एडमिशन जो होते हैं वो 10th का रिजल्ट आने के बाद फौरन शुरू होते हैं। तो याद रखें आप, 10th का रिजल्ट आपका सिर्फ वेबसाइट पर भी आ गया तो वहां से ऑनलाइन एडमिशन की आपको फिक्र करना है। 11वीं में आपका इदारा, तालीमी इदारा अगर होम इंस्टीट्यूट रखता हो तो होम कोटा रहता है। तो गौर करना है हम किस स्कूल में हैं। क्या हम केमियस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में हैं, क्या हम वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ग्रुप्स में हैं। तो वहां पर आपको होम कोटा मिल सकता है, उससे वाकिफियत रखना है। तो पक्का याद रखो, आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है। जहां से आपने 10वीं की है वहां के टीचर आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन में, है ना। अदरवाइज तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, आईटा है, इसी तरह से महाराष्ट्र मुस्लिम सेवा संघ है, ये आपको हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरे साथियों को, वजीर आपको, हाँ जी प्लीज। सर मेरा सवाल फहीम सर से है। लास्ट सर, हाँ जी एक सवाल। मेरा सवाल फहीम सर से। सर मैंने बीए भी कर लिया, शौक से एमए हिस्ट्री भी कर लिया, शौक से अभी इस्लामिक लिटरेचर चल रहा है। टीचिंग के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? आप जो है वो टीचिंग के अलावा जो है वो जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं। मतलब जर्नलिज्म का शॉर्ट टर्म भी कोर्स करेंगे तो आप जो अखबारात से जुड़ सकते हैं। अगर आपको मीडिया में दिलचस्पी हो तो आप डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग तो है ही। आप अपने बीए ग्रेजुएशन की बुनियाद पर आप अगर वकालत करना चाहें तो वकालत के पेशे को भी इख्तियार कर सकते हैं। या और आपने कुछ ऐसा सोचा है तो बताइए, तो फिर मैं बोलो ना आगे हिस्ट्री में और क्या कर सकते हैं? हाँ, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर एक तो टीचिंग की लाइन है, जिसमें आज के डेट में हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स की जरूरत है अपर लेवल पर। मतलब वो ऐसे टीचर्स जो टीचर्स कॉलेजेस में, सीनियर कॉलेज में, तो नेट सेट के जरिए वहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हिस्ट्री के अंदर रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपका हिस्ट्री में अच्छा है तो आप जो PhD के लिए जाइए। उसके अलावा मैं आपको एक कोर्स और बताता हूँ, उसके डिप्लोमा कोर्सेज थोड़ा सा नेट पर सर्च कीजिएगा। आर्कियोलॉजी का एक कोर्स होता है। आर्कियोलॉजी के कोर्सेज के लिए जो है वो हिस्ट्री के कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आपको आर्कियोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट हो तो आप उसको थोड़ा सा नेट पर सर्च कीजिए कि आर्कियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स है वो कहाँ है और कौन कौन से कोर्सेज मास्टर डिग्री की बुनियाद पर, हिस्ट्री की बुनियाद पर किए। कई एक है, मैंने उस पर आर्टिकल भी पिछले दिनों लिखा है, अब जहन में है नहीं मेरे कि वो जो छोटे छोटे उसकी जो फील्ड्स होती है वो क्या है। लेकिन आर्कियोलॉजी एक अच्छा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप जा सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है और वहाँ जरूरत भी है और बहुत स्कोप भी है। और डायरेक्ट उसमें जो है वो अगर आपको अच्छा मतलब
परफॉर्मेंस रहा तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आएगा, उसको बताओ ना क्या है। तो आर्कियोलॉजी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको नेट पर देखिए और पर्सनली मुलाकात कीजिए, अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सभी से है सर कि कुछ बच्चे ऐसे कि आईटीआई कर चुके हैं लेकिन अब उनकी माली हालात होने की वजह से पढ़ाई नहीं करते, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो पार्ट टाइम में पढ़ाई कर सकता है, ऐसे ब्यूटी में से कुछ ये है? नहीं, आईटीआई के कोर्स कर चुके हैं तो फिर क्यों वो काम क्यों नहीं कर रहे? यानी कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो आगे पढ़ाई भी नहीं की। अच्छा, आगे और पढ़ाई नहीं करें ये आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आईटीआई की बुनियाद पर उनको बीए में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी में आईटीआई का 2 साल का कोर्स जिसने मुकम्मल किया उसको डायरेक्ट बीए या बीकॉम में एडमिशन मिलेगा। वो आईटीआई के साथ साथ जॉब भी करे, साथ में संडे क्लासेस अटेंड करे, वो बीए अपना मुकम्मल करे। कंपनीज के अंदर अगर उसका कोर्स बहुत अच्छा है ना, बहुत सारे रेफ्रिजरेशन के कोर्सेज होते हैं, तो आईटीआई के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब देते हैं और प्रमोशन होता है उनका ग्रेजुएशन की बुनियाद पर। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि ऐसा करने की सूरत में वो कहीं जॉब भी करें और साथ में ग्रेजुएशन भी करें। संडे क्लासेस रहती है, आसानी से पास हो जाते हैं, उससे उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और उनका प्रमोशन के चांसेस होंगे। तो यशवंतराव चौहान का 2 जगह सेंटर है, समधिया में और रईस में, आप वहाँ दोनों जगह रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल ये, आपको सवाल करना है कुछ? बिल्कुल। हेलो, मैं 12 किया था, समझे कॉलेज किया था, पहले से आपके सवाल मैं आपको याद था ऑफिस के ऊपर। तो एक्चुअली मेरा क्या था, मैंने 12 के बाद 12 किया, उसके बाद PhD करा था मेरे कॉलेज में आया। तो वो इंग्लिश मेन मतलब इंग्लिश उर्दू करके पढ़ा मैं 12वीं करके, और वो बाद में जब उसके बाद तब सब्जेक्ट इंग्लिश में मिल जाता वहाँ पे। आगे जब जाते हैं 12 के बाद, 12 इंटर के बाद आगे कॉलेज में जाते हैं तो तब इंग्लिश में सब्जेक्ट रहता है वहाँ पर, तो उसमें फिर समझ में आता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्टेज पर जितने लोग बैठे, मतलब जिनको मैं कम से कम बहुत अच्छे से जानता हूँ, चाहे मैं हूँ, जुनैद सर हूँ, मुकर्रम सर हूँ और भी दूसरे, ये सारे लोग जो है वो उर्दू मीडियम से, मुकर्रम सर ने तो 7वीं तक के मराठी मीडियम से पढ़ाई की है और उसके बाद 12वीं के बाद हम लोगों ने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, बीकॉम भी किए, एमकॉम भी किए, एमए भी किए, इकोनॉमिक्स में भी एमए किए, एजुकेशन में भी एमए किए, बीएड, सारे कोर्सेज। मेहनत करना पड़ेगी ना बेटा, तो उसमें अपने को लैंग्वेज स्किल बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तो बहुत ज़रूरी है वो टाइम में नहीं हो पाता कवर नहीं, वो उसके लिए आप ये कीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं वो बता रहा हूँ, 2012 में 12 के बाद PhD में लिया बीए कॉलेज में, बराबर। वो नाथी कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग में लिया था, तो वहाँ पर वही इंग्लिश की वजह से मैं वहाँ पे टीचिंग क्लास भी लगाया। महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन सेवा संघ की तरफ से करियर गाइडेंस का प्रोग्राम किया गया था। आपने बच्चों को कुछ स्पीचेस दी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन सेवा संघ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम मौके पर बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का और मोटिवेशन का प्रोग्राम रखा। खासतौर पर इस प्रोग्राम के अंदर हमने बच्चों से बातें की और उनको जो है वो मुख्तलिफ अलग अलग कोर्सेज के बारे में, बहुत सारे बच्चे जो अभी इम्तिहान दे रहे हैं उनको इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से इम्तिहान का प्रिपरेशन करें, उसके ताल्लुक से मालूमात फराहम की गई। आम जिंदगी के अंदर और आने वाली जिंदगी के अंदर बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े, इन तमाम चीजों की मालूमात आज यहाँ पर मुकर्रम खान सर, जुनैद फारूकी सर और मैं फहीम सर, हम तीनों लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड की है बच्चों को। आखिरी के सेशन के अंदर यहाँ पर जो यहाँ के जिम्मेदार हैं
उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि इस इलाके के रोल मॉडल्स को बच्चों के सामने पेश किया। खासतौर पर ये रोल मॉडल्स के पेश होने की वजह से बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है, और आखिर में जो बच्चों ने जो सवालात किए हैं, खासतौर पर उन सवालात की मदद से ये समझ में आता है कि बच्चे जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र मुस्लिम एंड दक्कन सेवा संघ ने ये मौका उनको फराहम किया है और वो यकीनी तौर पर जो है वो इसका फायदा उठाएंगे। आइंदा भी इस तरीके के प्रोग्राम की जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं लाइफ इन भिवंडी और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके के प्रोग्राम को करने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी, हमारी जो काउंसलर्स की टीम है, हम तमाम टीचर्स जो है उनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह, और इस तरीके से हमारे बच्चों की रहनुमाई करेंगे। सर, एक सवाल था मेरा, जनता का सवाल है ये कि जिस तरह से एग्जाम के बाद रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट में देखा गया कि 80% से ज्यादा के बच्चों का एडमिशन जल्द हो जाता है, मगर जो 38-40% आते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके ऊपर से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात यह है कि एडमिशन का ताल्लुक तो बच्चों के मार्क्स से है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं, हम उसका एक परसेप्शन हमारे पास ये है कि भाई ऐसे बच्चे जिनके परसेंटेज कम है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो है पढ़ाई से ज्यादा हो सकते हैं टेक्निकल चीजों के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे बच्चों को प्रॉपरली गाइड करके हम ITI की तरफ, दूसरे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज की तरफ उनको अगर थोड़ा सा सही राह दिखाई जाए तो ये बच्चे भी हमारे लिए बहुत कारआमद है। 38% या 40% से पास होना कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है उसके अंदर मेडिकल की फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में शायद वो जाने के बजाय किसी स्किल बेस्ड कोर्स में जा सकता है। तो अगर उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाए तो ये ड्रॉप आउट्स कम हो सकता है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या रेगुलर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए, ओपन स्कूलिंग सिस्टम के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। उसमें कोई कैद नहीं होती है परसेंटेज की, बल्कि बच्चे बहुत आसानी के साथ जो है BA, MA और आगे चल के और भी बहुत सारे कोर्सेज में डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको आम जबान में हमारे बच्चे संडे क्लासेस कहते हैं, हमारे अपने शहर में तकरीबन 5 ऐसी यूनिवर्सिटियों के सेंटर चलते हैं जहां पर बच्चे जो है वो संडे हफ्ते में एक दिन क्लासेस के जरिए डिस्टेंस या ओपन स्कूलिंग के जरिए, ओपन एजुकेशन के जरिए आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ड्रॉप आउट्स की ये शरह इस तरीके से कम हो सकती है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, बच्चों तक ये मालूमात पहुंचाएं। तो हमारे वो बच्चे जिनको किसी वजह से एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं मिल सका, उन बच्चों को हम डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी BA करवा सकते हैं, MA करवा सकते हैं, BCom करवा सकते हैं, MCom करवा सकते हैं, इवन डिस्टेंस एजुकेशन में MBA तक करने की सहूलत है। लेकिन इस तरीके के प्रोग्रामों के जरिए हम लोग उन बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बच्चे इन बातों को सुन रहे हैं वो हमसे राब्ता करेंगे, हम यकीनी तौर पर उनको और गाइड करेंगे इस ताल्लुक से। सर, आपकी संस्था जो है शिक्षा के मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आज प्रोग्राम यहाँ पर खाड़ीपार के इलाके में किया गया, क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के 3 उद्देश्य में से एक उद्देश्य शिक्षा भी है, और शिक्षा के जो ये है फील्ड, शिक्षा के अंदर जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, बच्चों को एडमिशन्स वगैरह के अंदर हेल्प करना, इवन उनकी फीस वगैरह के अंदर भी हम लोग हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें 2 साल से हम लोग लगभग कर रहे हैं। तो उसमें एक पार्ट करियर गाइडेंस का भी था। खाड़ीपार की टीम ने हम लोग को एक सजेस्ट किया कि करियर गाइडेंस के कोर्स ये काउंसलिंग लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर मालूमात नहीं है कि 10th के बाद 12th के बाद क्या किया जाए। तो अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाएगा और सही गाइडेंस दिखाया जाएगा तो इंशाल्लाह वो आगे जो उनको तकलीफें होने वाली है वो नहीं होगी। आज फहीम सर ने, मुकरम सर ने, जुनैद सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, और बच्चों का भी एक उत्साह दिखा सवाल करने में। वो बहुत ये कर रहे थे कि हमारा भी सवाल सुना जाए और हमारे भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए। काफी डिटेल्स में इन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ तमाम सर्स लोगों का, जुनैद सर का, मुकरम सर का और फहीम सर का, कि बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। और महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का एक इनिशिएटिव था जिसको उन्होंने कामयाब बनाया। थैंक यू वेरी मच। सर, ये सिर्फ खाड़ीपार के लिए रहेगा कि और भिवंडी में जो महानगर पालिका है वहाँ के क्षेत्र वालों के लिए भी रहेगा? नहीं, ये तो हर जगह के लिए। यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्टेक्ट के लिए खाड़ीपार एकता चौक बताया गया। जी, देखिए आज खाड़ीपार, हमारी कोशिश ये होती है कि जिस एरिया के अंदर हमारी ऑफिसेज है, हम लोग वहीं पर जो भी कोर्सेस वगैरह जो है वो लगाएं। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर क्लास चलाते हैं, तो जिस एरिया में ऑफिस है वहां पे कंप्यूटर क्लास लगा दिए, ट्यूशन क्लास लगा दिए। उसी तरीके से खाड़ीपार एक एरिया था जहां पर यहाँ की टीम ने इस चीज की जरूरत दिखाई हमको कि यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर से शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह सर लोगों ने भी वादा किया है कि जहां जहां भी ये चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पर हाजिर रहेंगे। तो इंशाल्लाह भिवंडी के अलग अलग इलाके में जहां पर हमारे गरीब बच्चों को जरूरत है
गाइडेंस की, वहां पर उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे हम। सर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, हो सकता है वो आंकड़ा सही ना हो। सीएनसी स्कूल में हर साल 28,000 बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं। 10वीं तक आते आते उनका आंकड़ा 500 तक हो जाता है। 12वीं तक आते आते वो सिर्फ 200 बचते हैं। इतना ड्रॉप आउट सर, इसके लिए आपने कुछ ऐसा कुछ सोचा क्या भिवंडी महानगर? मैंने बताया ना सर, वो जो मैंने शेयर कहा था इसीलिए कहा था कि हमको अच्छे स्कूल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। देखिए जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके भी कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे। फीस की वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, गलत खराब एजुकेशन की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, या जो लोग समाज के अंदर आज इकोनॉमिकली लोग बिल्ट नहीं हो रहे उसके वजह से। बच्चे ने एक सवाल किया था, लोग उसके ऊपर ये नहीं कर पाए कि जैसे हमको कोर्स जॉब के लिए हमको कोर्सेज बताए जाते हैं, बिजनेस के लिए क्यों नहीं बताए जाते। बिल्कुल ये भी होना चाहिए। जैसे करियर गाइडेंस हम लोग ने किया, तो बिजनेस के रिलेटेड भी करियर गाइडेंस होना चाहिए कि किस बिजनेस में आप जाएंगे तो उसमें किस चीज के कोर्स की जरूरत पड़ेगी और उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो। ये बहुत सारी चीजों की जरूरत है। भिवंडी मेरे हिसाब से एजुकेशन में बहुत पीछे है, उसको कहीं ना कहीं पुशअप करके अपने को आगे लाना पड़ेगा। ऐसे इनिशिएटिव जो है ये इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह।